1960 का ये वो दशक था जब पूरी दुनिया ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति की जद्दोजहद में उलझी हुई थी। तब भारत भी इसी दौर से गुजर रहा था। अनाज की कमी उस वक्त हर घर के लिए चिंता का विषय बनी हुई थी। हर तरफ लगातार प्रयास किए जा रहे थे ताकि हरित क्रांति को सफल बनाया जा सके। ये वो दौर था जब पारंपरिक खेती से आगे बढ़ने की जरूरत समझी जा रही थी। वैज्ञानिक शोध और आधुनिक तकनीकों के सहारे खेती को नए आयाम देने की कोशिश की जा रही थी। तब इस जरूरी काम के लिए जिस जगह को चुना गया था वही आने वाले समय में भारत की आत्मनिर्भरता का आधार बनने वाली थी। यहाँ पर नए किस्मों के बीजों का परीक्षण किया जाता था। यहाँ की प्रयोगशालाओं में लगातार शोध चल रहे थे और यहाँ से भारत को फसलों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने का रास्ता भी खुल रहा था। और वो जगह थी उत्तराखंड में स्थित एशिया का पहला कृषि विश्वविद्यालय होने का गौरव पाने वाली गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, जिसे आप पंतनगर यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते होंगे। ये संस्थान हरित क्रांति की सफलता में मील का पत्थर साबित हुआ। 1960 में यहाँ पर गेहूं के कई किस्मों के बीजों पर परीक्षण किया गया और इन्हीं परीक्षणों के नतीजे को आगे चलकर पूरे देश में लागू किया गया। भारत ने अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर पहला ठोस कदम यहीं से लिया था। आज इस वीडियो में हम हरित क्रांति के बारे में तो जानेंगे ही, इसके साथ ही जानेंगे विश्व की इस महत्वपूर्ण क्रांति में उत्तराखंड का क्या योगदान रहा, कैसे आधुनिक तकनीकों के सहारे खेती को नया रूप देने की कोशिश की गई। इसके साथ ही जानेंगे कुछ ऐसे पहलू भी जिनके चलते उत्तराखंड में बीज बचाओ जैसे आंदोलन का जन्म हुआ। आज बात हरित क्रांति में उत्तराखंड के योगदान की। साल 1965 भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हो गई थी। एमएस स्वामीनाथन, जिन्हें भारत में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है, उन्होंने उस समय पहली बार मेक्सिको से नए गेहूं के बीज भारत में लाने की पहल की थी। इन बीजों पर परीक्षण करने के बाद भारत में गेहूं की पैदावार बहुत ही तेजी से बढ़ी थी। 1967 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने जौंटी गांव में एक सीड प्रोसेसिंग सेंटर का उद्घाटन किया। इस केंद्र में किसानों के उगाए गए बीजों की सफाई, उपचार और पैकेजिंग होती थी। इन नए बीजों के इस्तेमाल से पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में गेहूं की पैदावार बहुत ही तेजी से बढ़ी। इस बदलाव ने भारत को अनाज की कमी से निकालकर आत्मनिर्भर बना दिया। एमएस स्वामीनाथन की इस हरित क्रांति की पहल उस समय किसानों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आई थी और भारत को खाद्य सुरक्षा की ओर प्रोत्साहित किया। हरित क्रांति को आधुनिक तरीकों और तकनीकों को शामिल करके कृषि उत्पाद को बढ़ाने के रूप में जाना गया। इसके बाद भारत में कृषि अच्छे उपज देने वाले बीजों, ट्रैक्टरों, सिंचाई सुविधाओं और पेस्टिसाइड जैसे आधुनिक तरीकों और तकनीकों को अपनाने से एक औद्योगिक प्रणाली में बदल गई। इस क्रांति के आधार 3 मुख्य तत्वों पर थे। पहला, जेनेटिक्स यानी कि उच्च उपज देने वाले किस्म के बीजों का उपयोग। दूसरा था मौजूदा कृषि भूमि पर दोहरी फसल उगाई जाना और तीसरा कृषि क्षेत्रों का निरंतर विस्तार। इसके साथ ही बेहतर वाटर सोर्सेज और ब्रीडिंग सिलेक्शन से भी काफी अच्छी फसलें हुई। 1970 में भारत में अनाज का आयात आमतौर से ना के बराबर था, लेकिन इसके बाद 1979 और 1980 में हुई बड़ी फसल विफलताओं को छोड़ दें तो 1981 और 1982 में भारत में 2.3 मिलियन टन का अनाज उगा। 2001 से 2002 में 212 मिलियन टन फसल का उत्पाद हुआ। भारत की हरित क्रांति के परिणामों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं में क्लासिफाइड किया जा सकता है। आर्थिक रूप से देखें तो हरित क्रांति 1978 और 1979 के बीच 131 मिलियन टन के रिकॉर्ड अनाज उत्पाद के साथ खत्म हुई और इससे मिली सफलता ने भारत को पूरी दुनिया में सबसे बड़े कृषि देशों में से एक बना दिया। जहां ग्रीन रेवोल्यूशन की लहर पूरे देश में फैली, वहीं इसका आधार उत्तराखंड की धरती बनी। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के बारे में विचार किया। इसके बाद 1949 में भारत में सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित भारत के पहले शिक्षा आयोग ने सुझाव दिया कि कृषि शिक्षा के लिए ग्रामीण विश्वविद्यालय बनाया जाए। इसके बाद उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने इस दिशा में अपना पहला कदम बढ़ाया। 1954 में इंडियन
इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के डॉक्टर D.R. डाम्बले के नेतृत्व में इंडो अमेरिकन टीम ने अमेरिका के लैंड ग्रांट मॉडल से प्रेरित होकर एक विश्वविद्यालय का फ्रेमवर्क तैयार किया और तब भारत सरकार और अमेरिकी लैंड ग्रांट विश्वविद्यालयों जैसे कि इलिनॉइस विश्वविद्यालय, पेनिनसुला स्टेट यूनिवर्सिटी और मेसरी आदि विश्वविद्यालयों के बीच एक समझौता हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस को उत्तर भारत में एक कृषि विश्वविद्यालय खोलने की जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद 17 नवंबर 1960 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय का उद्घाटन पंतनगर में किया। इसके बाद 1972 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर इसका पुनर्निर्माण किया गया। ये विश्वविद्यालय न केवल भारत में पहला कृषि विश्वविद्यालय बना, बल्कि इसमें एजुकेशन और रिसर्च की एक रूपरेखा पेश की, जिसे हरित क्रांति की नींव रखी गई। अपनी स्थापना के बाद पंतनगर विश्वविद्यालय जल्द ही उच्च उत्पाद देने वाले बीजों और नई टेक्नोलॉजी के साथ काम करने वाला एक केंद्र बन गया। पंतनगर विश्वविद्यालय ने अपनी 16,000 एकड़ की भूमि का उपयोग उस समय सबसे बड़े बीज उत्पादन कार्यों में से एक ब्रांड पंतनगर सीड के तहत शुरू किया, जो ग्रामीण भारत में एक डोमेस्टिक ब्रांड बन गया और इस तरह उत्तराखंड का पंतनगर विश्वविद्यालय हरित क्रांति का अग्रदूत बन गया। भारत में कृषि परिवर्तन की असली शुरुआत यहीं से होने के कारण कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉन्ग ने पहली बार पंतनगर यूनिवर्सिटी को हार्बिंगर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति का अग्रदूत कहा। सन 1960 में बनी ये विश्वविद्यालय भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का पहला कृषि विश्वविद्यालय था। पंतनगर ही वो जगह थी जहां पर नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन ने विकसित मैक्सिकन गेहूं की एडवांस किस्मों पर सबसे पहले काम आजमाया। फिर परिस्थितियों के अनुकूल उनको ढाला गया और फिर इन बीजों को देश भर में फैलाया गया। तब से ही यहाँ पर विकसित बीजों का उपयोग देश भर के किसान फसल की गुणवत्ता और उपज को बढ़ाने के लिए करते हैं। पंतनगर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार JP तिवारी कहते हैं कि पंतनगर विश्वविद्यालय को 1997 में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य कृषि विश्वविद्यालय घोषित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यही सुनिश्चित करना था कि राज्य में पर्याप्त कृषि संबंधी विकास हो, जिसमें बागवानी, पुष्प उत्पादन, औषधि और सुगंधित पौधों, सब्जियों सहित और भी कई तरीके की फसलों का उत्पादन जारी रहे। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों के खेतों में हम बीजों की ब्रीडिंग करते हैं और देश में उपयोग आने वाले लगभग 50% बीजों की जरूरत हम ही पूरी करते हैं। हमारे स्टूडेंट, फैकल्टी और यहाँ तक वैज्ञानिक भी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे देश भर से आते हैं। इसमें कोई दोराहे नहीं है कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने भारत की कृषि को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन सकारात्मक पहलू के साथ साथ इस क्रांति के कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। इससे अपर्याप्त सिंचाई कवरेज, सिकुड़ते खेतों का आकार, नई तकनीकों के विकास में विफलता, नई तकनीकों का अपर्याप्त उपयोग, ऋण वितरण प्रणाली की कमजोरियों के कारण कृषि विकास में मंदी नजर आई। हरित क्रांति के लाभ उन क्षेत्रों में नजर आए जहां पर नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया। जिन क्षेत्रों में नई तकनीक नहीं पहुंच पाई, वहां इस क्रांति का कोई लाभ नजर नहीं आया। इसके अलावा क्योंकि ये क्रांति कई वर्षों तक गेहूं के उत्पाद तक सीमित रही, तो इसका लाभ ज्यादातर गेहूं उगाने वाले क्षेत्रों को ही मिला, बल्कि फसल उगाने वाले किसानों को इसका नुकसान ही हुआ। इसके अलावा एक और दिक्कत सामने आई कि बड़े और छोटे किसानों के बीच असमानताएं आई। बड़े किसान नई तकनीक को आसानी से उपयोग में लेके आ पा रहे थे, लेकिन छोटे किसान इन तकनीकों के लिए इतने पैसे नहीं जुटा पाते थे। इस दौरान शुरू की गई नई टेक्नोलॉजीज के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती थी, जो छोटे किसानों की पहुंच से काफी बाहर थी। और उस वक्त बड़े किसानों की आमदनी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने दोबारा खेती और दूसरी संपत्तियों में अपना पैसा लगाया। उन्होंने अच्छे बीज, ट्रैक्टर और मशीनें खरीदी और सिंचाई की व्यवस्था को और बेहतर करके अपना कारोबार बढ़ाया और दूसरी जमीनों में भी पैसा लगाया और धीरे धीरे छोटे किसानों की जमीन भी खरीद ली। और इस तरह बड़े किसानों की कमाई लगातार बढ़ती रही और छोटे किसान नीचे आते रहे। उत्तराखंड की कृषि में भी हरित क्रांति के कुछ नकारात्मक पहलू सामने आए, जिसके कारण उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों ने भी कई परेशानियों का सामना किया। इन्हीं नकारात्मक पहलू से उपजा उत्तराखंड का बीज बचाओ आंदोलन। बीज बचाओ आंदोलन के अग्रदूत के रूप में जाने जाने वाले एनवायरमेंटलिस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता विजय जरधारी कहते हैं कि मैंने देखा कैसे हरित क्रांति के दौरान केमिकल फर्टिलाइजर और हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि ये उच्च उत्पाद देने वाले थे, लेकिन ये बीज टिकाऊ बिल्कुल नहीं थे।
हाइब्रिड बीज केमिकल फर्टिलाइजर के बिना उग नहीं सकते। ये मिट्टी को बंजर बना देते हैं और धीरे धीरे उत्पादकता को भी कम कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमने ये भी देखा कि इन हाइब्रिड बीजों से उत्पादित अनाज स्वाद, गुणवत्ता और स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। इसके साथ ही बाजरा, मंडुआ, झंगोरा, पोड़ी, चीना की खेती को भी हतोत्साहित किया गया और कहा गया कि मिश्रित खेती लाभदायक नहीं है। इसके अलावा विजय जरधारी ये भी कहते हैं कि उस वक्त सोयाबीन की खेती पर जोर दिया गया था। कहा गया कि सोयाबीन का बाजार बहुत अच्छा है और इसी वजह से किसान सिर्फ सोयाबीन की एकल फसल उगाने के लिए राजी हो गए। पहाड़ी इलाकों में किसान आमतौर पर बहुत कम या फिर ना के बराबर रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते थे, लेकिन धीरे धीरे ज़्यादातर किसानों को एहसास होने लगा कि एकल फसल के लिए रासायनिक खादों का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सोयाबीन से पशुओं के लिए चारा भी नहीं मिल पाता था। इससे भी किसानों को चिंता थी कि पशुओं के लिए खाने में क्या बचेगा। इसके बाद यहाँ के लोगों ने निर्णय लिया कि केवल एक ही फसल नहीं बल्कि मिश्रित खेती की जानी चाहिए। तब पहाड़ के लोगों ने पारंपरिक बीजों की खोज का अभियान शुरू कर दिया। जरधारी बताते हैं कि हम लोग दूर दराज के इलाकों में गए जहां आखिरकार हमें पारंपरिक बीज मिल ही गए। हमें पारंपरिक बीजों का महत्व और रासायनिक खादों और हाइब्रिड बीजों से हानिकारक प्रकृति का एहसास हुआ। इसके बाद हमने इस संदेश को फैलाने के लिए कई गांवों के दौरे शुरू कर दिए और तब से ये बीज बचाओ आंदोलन शुरू हुआ। हरित क्रांति ने पूरे विश्व के साथ साथ भारत के कृषि को भी एक नई दिशा दी और देश को आत्मनिर्भर बनाया। उत्तराखंड के पंतनगर विश्वविद्यालय ने इस ऐतिहासिक नींव को रखा और इसे पूरे देश तक पहुंचाने में एक अहम भूमिका निभाई। हालांकि इस क्रांति में जहां पर किसानों को नई उम्मीद दी, वहीं पर कुछ नकारात्मक पहलू भी इसके सामने आए। मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट, पारंपरिक बीजों का लुप्त होना और छोटे किसानों के लिए कठिनाइयां। इन्हीं चुनौतियों ने आगे चलकर उत्तराखंड में बीज बचाओ आंदोलन जैसी अहम पहल को जन्म दिया, जो हमें याद दिलाता है कि टिकाऊ और संतुलित कृषि ही भविष्य है। आज जब हम हरित क्रांति को पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये हमारे लिए एक सबक बनकर सामने आता है कि विज्ञान और परंपरा को साथ लेकर ही हम आने वाली पीढ़ी तक सुरक्षित और बेहतर कृषि के उपाय बता सकते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही पहाड़ में कम होती खेती के समाधान को जानने के लिए जरूर देखें ऑस्कर नॉमिनेटेड मोती बाग के विद्यादत्त शर्मा का हमारे साथ ये पॉडकास्ट। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।